ये कहानी है उस अदृश्य साए की जिसने 1960 के दशक के आखिरी सालों में कैलिफोर्निया की रातों का सुकून और मासूमियत दोनों को हमेशा के लिए छीन लिया था। एक ऐसा दौर जब लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजों के पीछे दुबक जाते थे क्योंकि गलियों में एक शिकारी घूम रहा था। ये कोई आम अपराधी नहीं था जो सिर्फ कत्ल करके छिप जाता। ये एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसे मौत के खेल से कहीं ज्यादा मजा पुलिस और अखबारों को अपनी उंगलियों पर नचाने में आता था। वो खुद को ज़ोडियाक कहता था, एक ऐसा नाम जो आज भी अमेरिकी अपराध जगत के इतिहास में खौफ का दूसरा पर्याय माना जाता है। उसने सिर्फ बेगुनाहों की जान नहीं ली, बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस के साथ बिल्ली चूहे का एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। वो सरेआम चिट्ठियां लिखता, रहस्यमयी पहेलियां, साइफर्स भेजता और पुलिस को खुली चुनौती देता कि अगर दम है तो मुझे पकड़ लो। अपनी हर वारदात के बाद वो और भी ज्यादा बेखौफ होता गया। कभी अंधेरी झील के किनारे तो कभी बीच शहर की सड़कों पर उसकी मौजूदगी का एहसास मात्र लोगों की रूह कांप देने के लिए काफी था। आइए वक्त के पन्नों को पीछे पलटते हैं और ज़ोडियाक किलर के उस खौफनाक और अनसुलझे सफर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, जिसने आधी सदी के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े जासूसों के पसीने छुड़ा रखे हैं। Z+ चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। ये कहानी है 20वीं सदी के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक सीरियल किलर की, जिसने अपनी सनक से पूरे अमेरिका को थर्रा दिया था, जिसे दुनिया ज़ोडियाक किलर के नाम से जानती है। तारीख थी 20 दिसंबर 1968। साल की वो सर्द रात जब कैलिफोर्निया की लेक हरमन की हवाओं में क्रिसमस की खुशबू होनी चाहिए थी, लेकिन वहां मौत का सन्नाटा पसरा था। 16 साल की बेटी लू जेनसन और 17 साल का डेविड फेरेडे अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर निकले थे। वे अपनी सुनहरी यादें बुन रहे थे और दुनिया की परवाह किए बिना अपनी ही मासूम बातचीत में खोए थे। वे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि सड़क के अंधेरे कोने में एक शिकारी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद किए किसी भेड़िए की तरह उनका इंतजार कर रहा था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक अजनबी गाड़ी उनके बिल्कुल पास आकर रुकी। एक परछाई बाहर निकली जिसके हाथ में मौत का सामान यानी एक लोडेड गन थी। पहले उस शख्स ने उन्हें डराने के लिए गाड़ी के पिछले टायर पर फायर किया। खौफ से कांपते हुए जब डेविड और बेटी लू गाड़ी से बाहर निकले तो उन्हें लगा शायद ये सिर्फ एक लूटपाट है, लेकिन उस अजनबी का इरादा कुछ और ही था। बिना एक शब्द बोले उस बेरहम कातिल ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। डेविड को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसके सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। डरी सहमी बेटी लू अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से दूर अंधेरे की तरफ भागी, लेकिन कातिल का निशाना अचूक था। उसने भागती हुई मासूम लड़की की पीठ पर एक के बाद एक 5 गोलियां दाग दी। कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ 2 बेजान लाशें और बारूद की गंध बची थी। वो साया उतनी ही खामोशी से वहां से ओझल हो गया जितनी खामोशी से वहां आया था। ये ज़ोडियाक किलर का पहला आधिकारिक हमला था, एक ऐसा हमला जिसने न केवल 2 परिवारों को तबाह कर दिया, बल्कि कैलिफोर्निया पुलिस की रातों का नींद और सुकून को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ठीक 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 की वो रात आई जब पूरा अमेरिका आज़ादी के जश्न और आतिशबाजी के शोर में डूबा हुआ था। लेकिन कैलिफोर्निया के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में सन्नाटा किसी गहरी अनहोनी का संकेत दे रहा था। 18 साल की डार्लिन फेरन और 16 साल का माइकल मेजल अपनी कार में बैठे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि एक अजनबी गाड़ी काफी देर से उनका पीछा कर रही है। डर के मारे उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क के एक कोने में मोड़ी, लेकिन वो अजनबी साया वहां भी उनके पीछे पहुंच गया। पहले उसने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लाकर रोकी और फिर रहस्यमयी तरीके से रिवर्स करके अंधेरे में गायब हो गया। डार्लिन और माइकल ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक वही गाड़ी दोबारा आई और इस बार उसने उनकी कार का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। गाड़ी से एक शख्स बाहर निकला जिसके हाथ में एक बेहद ताकतवर फ्लैशलाइट थी। उसने रोशनी सीधे उन दोनों के चेहरों पर मारी ताकि वे कुछ देख न सके। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद ये कोई पुलिस ऑफिसर चेकिंग के लिए आया है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस शख्स ने अपनी 9 mm की बंदूक निकाली और गोलियों की बौछार कर दी। डार्लिन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माइकल को कई गोलियां लगने के बावजूद उसकी सांसें चल रही थीं। हमले के ठीक 40 मिनट बाद पास के एक फोन बूथ से पुलिस को कॉल आई। एक ठंडी और बेजान आवाज ने कहा,
मैंने उन बच्चों को मार दिया है और पिछले वाले बच्चों को भी। माइकल मेजल ने उस कातिल का चेहरा बहुत करीब से देखा था। उसी के बयान के आधार पर पुलिस ने ज़ोडियाक किलर का वो मशहूर स्केच तैयार किया, जिसने पूरी दुनिया को पहली बार उस अदृश्य शैतान की सूरत से वाकिफ कराया। ज़ोडियाक सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं था, वो एक शातिर अटेंशन सीकर और अपनी दहशत का खुद ही प्रचार करने वाला एक सनकी मास्टरमाइंड था। वो चाहता था कि दुनिया न केवल उसके जुल्मों को देखे, बल्कि उसके नाम से कांपे भी। इसी सनक के चलते 1 अगस्त 1969 को उसने कैलिफोर्निया के 3 बड़े अखबारों को ऐसी चिट्ठियां भेजी जिन्होंने पत्रकारिता और कानून की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इन चिट्ठियों में उसने न केवल अपने कत्लों का जश्न मनाया, बल्कि पुलिस को नीचा दिखाने के लिए साइफर्स का इस्तेमाल किया, जटिल कोड्स भेजे और एक ऐसी खौफनाक शर्त रखी जिसने संपादकों के हाथ पांव फुला दिए। उसने साफ शब्दों में धमकी दी, अगर ये कोड्स कल सुबह के अखबार के फ्रंट पेज पर नहीं छपे तो मैं शुक्रवार की रात से ही शहर में कत्लेआम शुरू कर दूंगा। मैं पूरे वीकेंड में हर उस अकेले इंसान को ढूंढकर मार डालूंगा जो मुझे सड़कों पर मिलेगा। पूरा सैन फ्रांसिस्को इस दहशत में था कि शायद ये कोड एक ऐसी चाबी है जिससे कातिल का पता चल जाएगा। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जब एक साधारण कपल ने इस जटिल कोड को सुलझाया, तो उसमें जो लिखा था उसने लोगों की रूह को अंदर तक झकझोर दिया। उस संदेश में ज़ोडियाक की वो काली सोच छिपी थी, मुझे इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ये जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने से कहीं ज्यादा रोमांचक है। इंसान सबसे खतरनाक शिकारी है, इसीलिए उसे मारने का नशा सबसे अलग है। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसी थ्योरी दी जिसे सुनकर मनोवैज्ञानिक भी दंग रह गए। उसका दावा था कि वो इस दुनिया में सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी अगली जिंदगी के लिए तैयारी कर रहा है। उसने लिखा कि वो जिन जिन लोगों की जान ले रहा है, वे सब आफ्टर लाइफ में, यानी अगले जन्म में, उसके गुलाम बनकर उसकी सेवा करेंगे। उसकी इन चिट्ठियों ने यह साफ कर दिया था कि वो पुलिस की पकड़ से दूर रहकर इस पूरे ड्रामे का आनंद ले रहा है। वो अपनी पहचान को एक पहेली बनाकर कानून के रक्षकों को खुलेआम चुनौती दे रहा था। तारीख थी 27 सितंबर 1969। दोपहर ढल रही थी और लेक बैरिएसा का शांत किनारा किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। कॉलेज में पढ़ने वाले ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेफर्ड वहां एक सुकून भरी पिकनिक मनाने आए थे। वे झील के पास घास पर लेटे प्रकृति का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए उनके पीछे एक साया आकर खड़ा हो गया। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके सामने खड़ा मंजर किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। ज़ोडियाक इस बार एक नए और भी ज्यादा खौफनाक अवतार में था। उसने एक अजीबोगरीब काला हुड पहना हुआ था जो उसके कंधों तक लटक रहा था। उस हुड के ऊपर सफेद रंग से उसका वही कुख्यात क्रॉस हेयर सिंबल, यानी एक घेरा जिसके अंदर प्लस का निशान बना हुआ था। उसकी आंखों पर गहरे रंग का चश्मा था जिससे उसका चेहरा पूरी तरह रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। उसने बंदूक की नोक पर ब्रायन से पैसे और गाड़ी की चाबियां मांगी। ब्रायन ने बिना विरोध किए सब कुछ उसे सौंप दिया, लेकिन ज़ोडियाक वहां लूटपाट करने नहीं आया था। उसने रस्सी निकाली और बड़े ही ठंडे दिमाग से उन दोनों के हाथ पैर बांध दिए। जब वे लाचार होकर जमीन पर गिर गए तो ज़ोडियाक ने अपनी गन वापस रख दी और एक लंबा शिकारी चाकू बाहर निकाला। अगले ही पल उस शांत झील के किनारे चीखें गूंज उठीं। ज़ोडियाक ने बेरहमी से उन दोनों पर चाकू से कई बार किए। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे ये यकीन न हो गया कि दोनों मर चुके हैं। हमला करने के बाद वो बड़ी शालीनता से उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने पेन निकाला और कार के दरवाजे पर किसी मेडल की तरह अपने पिछले कत्लों का ब्यौरा लिखना शुरू कर दिया। उसने वहां कत्ल की तारीखें, समय और इस्तेमाल किए गए हथियार का नाम लिखा, जैसे वो पुलिस को अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा हो। किस्मत से ब्रायन इस हमले में बच गया और उसने बाद में पुलिस को ज़ोडियाक के उस डरावने नकाब मास्क हुलिये की एक एक बारीकी बताई। ये हमला पुलिस के लिए एक चेतावनी थी। ज़ोडियाक अब सिर्फ गोलियां ही नहीं चला रहा था, वो अपने शिकार के करीब जाकर उनका खून बहते देखना चाहता था। पिछली वारदातों के ठीक 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 की रात को ज़ोडियाक ने अचानक अपनी रणनीति बदल ली। अब तक वो सुनसान झीलों और पार्कों में प्रेमी जोड़ों को निशाना बना रहा था, लेकिन इस बार उसने सैन फ्रांसिस्को के एक आलीशान इलाके प्रेसिडियो हाइट्स को अपना नया कत्लगाह चुना। रात के करीब 9:30 बजे थे जब उसने पॉल स्टीन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी रोकी।
मंजिल पर पहुंचते ही जैसे ही टैक्सी रुकी, जोडियाक ने पीछे से पॉल के सिर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। इसके बाद जो उसने किया वो और भी ज्यादा डरावना था। वो इत्मीनान से अगली सीट पर बैठा और पॉल की खून से सनी शर्ट का एक बड़ा हिस्सा फाड़कर अपने पास रख लिया। पास की एक इमारत की दूसरी मंजिल से कुछ बच्चे ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन यहीं पर कानून के रक्षकों से एक ऐसी ऐतिहासिक गलती हो गई जिसने जोडियाक को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। वायरलेस पर गलती से यह संदेश प्रसारित हो गया कि कातिल एक ब्लैक व्यक्ति है। जब पुलिस की गाड़ियां मौके की तरफ दौड़ रही थीं, तब उन्हें रास्ते में एक गोरा शख्स बड़े आराम से पैदल चलता हुआ दिखा। पुलिस ने गाड़ी रोकी और उस शख्स से पूछा कि क्या उसने वहां किसी को भागते देखा है। उस शख्स ने बड़ी चालाकी से दूसरी गली की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस अपनी धुन में आगे निकल गई, ये जानते हुए भी नहीं कि उन्होंने अभी-अभी मौत के सौदागर से हाथ मिलाया है। कुछ दिनों बाद जोडियाक ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अखबारों को एक और खत भेजा। इस बार उसके शब्दों में पुलिस के लिए तिरस्कार था। उसने लिखा, प्रेसिडियो हाइट्स के उन पुलिस अफसरों का मेरा शुक्रिया जिन्होंने मुझसे बात की और मुझे जाने दिया। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने लिफाफे में पॉल स्टीन की खून से सनी शर्ट का वो टुकड़ा भी साथ भेजा। इस घटना ने साबित कर दिया कि जोडियाक न केवल क्रूर था, बल्कि वो पुलिस की कार्यप्रणाली को उनसे बेहतर समझता था। वो कानून की आंखों में धूल झोंककर उनके सामने से निकल गया और पीछे छोड़ गया केवल एक खून से सना कपड़ा और कभी न खत्म होने वाला पछतावा। शहर में फैली इस दहशत के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों जैसे CIA और FBI ने अपनी पूरी ताकत इस कातिल को बेनकाब करने में झोंक दी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, जोडियाक का एक ऐसा प्रोफाइल सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो इशारा कर रही थीं कि जोडियाक कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल हो सकता है। विंग वॉकर के निशान। क्राइम सीन से जो जूतों के निशान मिले वे विंग वॉकर जूतों के थे। ये जूते उस दौर में आम दुकानों पर नहीं मिलते थे। ये खास तौर पर मिलिट्री सर्विस में रहने वाले लोग या मिलिट्री स्टोर से ही खरीदे जा सकते थे। कोडिंग की महारत। उसके द्वारा भेजे गए साइफर्स इतने जटिल थे कि उन्हें सुलझाने में दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों के पसीने छूट गए। विशेषज्ञों का मानना था कि उसे क्रिप्टोग्राफी यानी कूट लेखन का गहरा ज्ञान था, जो अक्सर नौसेना या खुफिया सेवाओं के प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने गौर किया कि वो अक्सर डेटिंग पॉइंट्स पर जवान जोड़ों को ही निशाना बनाता था। खास बात यह थी कि उसके अधिकतर हमलों में लड़के बच जाते थे और लड़कियां मारी जाती थीं। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि शायद वो अतीत में प्यार में बुरी तरह नाकाम रहा था और महिलाओं के प्रति उसके मन में गहरी नफरत भर चुकी थी। दशकों तक चली इस जांच में हजारों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन दो नाम ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को सबसे ज्यादा उलझाए रखा। आर्थर ली एलन। वो जोडियाक केस का सबसे चर्चित और मजबूत संदिग्ध था। उसके खिलाफ सबूतों की लंबी फहरिस्त थी। उसके पास एक वैसी ही घड़ी थी जिस पर जोडियाक लिखा था और वही क्रॉस हेयर सिंबल बना था। वो उन्हीं जूतों का इस्तेमाल करता था जिनके निशान मिले थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो उसकी हैंडराइटिंग जोडियाक के खतों से मिली और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स। विज्ञान और सुरागों की इस जंग में वो हमेशा बचता रहा और 1992 में अपनी मौत के साथ कई राज दफन कर गया। रिचर्ड गायकॉफ्स्की। रिचर्ड का चेहरा पुलिस द्वारा बनाए गए स्केच से हूबहू मिलता था। वो एक अखबार में काम करता था, जिससे ये थ्योरी बनी कि उसे कोडिंग और प्रेस की कार्यप्रणाली का ज्ञान वहीं से मिला। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा था कि जोडियाक के एक कोड में उसका नाम GAIK छिपा हुआ था, मगर ठोस फोरेंसिक सबूतों के अभाव में पुलिस उसे कभी अपराधी साबित नहीं कर सकी। 1974 के बाद जोडियाक की चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। उसने अपने आखिरी खत में लिखा था, मी 37 SFPD 0। मैंने 37 कत्ल किए और पुलिस का स्कोर 0 है। इसके बाद वो किसी साई की तरह हमेशा के लिए ओझल हो गया। आज भी ये सवाल कायम है, क्या वो अब भी हमारे बीच किसी बुजुर्ग के रूप में छिपा बैठा है या वो अपनी सनक पूरी कर दुनिया छोड़ चुका है। जोडियाक किलर आज भी इतिहास की वो अधूरी किताब है जिसका आखिरी पन्ना कभी नहीं लिखा गया। जोडियाक किलर की इस खौफनाक दास्तान के अंत ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सवाल तो हजारों हैं मगर जवाब एक भी नहीं। अपने आखिरी खत में जोडियाक ने बड़े गर्व से एक स्कोर कार्ड लिखा था, मी 37 SFPD 0।
उसका दावा था कि उसने 37 बेगुनाहों की जान ली है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड्स में केवल 5 मौतों और 2 घायलों की ही आधिकारिक पुष्टि हो पाई है। 30 जनवरी 1974 के बाद अचानक उन रहस्यमयी चिट्ठियों का सिलसिला थम गया। वो साया जिसने कैलिफोर्निया की सड़कों पर मौत का तांडव मचाया था, बिना किसी शोर के अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। आज इस खूनी खेल को शुरू हुए 50 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कई संदिग्धों के डीएनए टेस्ट हुए, अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से कोड सुलझाए गए, लेकिन ज़ोडियाक का असली चेहरा आज भी धुंधला ही है। वो कौन था? क्या वो अपनी स्वाभाविक मौत मरा, या आज भी किसी गुमनाम कोने में बैठकर अपनी इन खौफनाक कहानियों को पढ़ रहा होगा? ये एक ऐसा राज है जो शायद वक्त की परतों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया है। Z+ का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, हौसले जिंदा रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। Z+ चैनल, जहां कहानियां नहीं, एहसास जिंदा रहते हैं।